नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नैनश्री क्लासेस में। आज मैं आपको इस वीडियो में सुपर टेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराऊंगी। जैसे कि आप सभी को पता है कि सुपर टेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपकी तैयारी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से हमें एक आइडिया लगता है कि किस तरीके के क्वेश्चन हमारी सुपर टेट की परीक्षा में बन चुके हैं और किस तरीके के क्वेश्चन बनने की परीक्षा में संभावना है। साथ ही साथ कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से आपकी जो नई परीक्षा होने वाली है उसमें भी रिपीट हो जाते हैं। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आइए शुरुआत करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है कि गैगने के अधिगम सोपान का सही क्रम है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपकी दोनों ही सुपर टेट परीक्षाओं में आया है। अब तक आपकी सुपर टेट की परीक्षा 2 बार कंडक्ट हुई है और दोनों बार आपका ये क्वेश्चन आया हुआ है गैगने के अधिगम सोपान से रिलेटेड। तो ये क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपके ऑप्शंस हैं नियम अधिगम, संप्रत्यय अधिगम, समस्या समाधान। संप्रत्यय अधिगम, समस्या समाधान, नियम अधिगम। संप्रत्यय अधिगम, नियम अधिगम, समस्या समाधान। नियम अधिगम, समस्या समाधान, संप्रत्यय अधिगम। अब यहाँ पर कुछ लोगों को हिंदी समझने में बड़ी प्रॉब्लम हो रही होगी, तो यहाँ पर मैं आपको समझा देती हूँ कि क्वेश्चन का मतलब क्या है एंड ऑप्शन जो हैं आपके, इनको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं। ठीक है, तो आपका जो गैगने लर्निंग हायरार्की है, यानी कि आपके जो गैगने के अधिगम सोपान है, इनका आपको जो सीक्वेंस है, जो ऑर्डर है, वो आपको बताना है। तो यहाँ पर नियम जो अधिगम है, नियम अधिगम को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं रूल लर्निंग। क्या बोलते हैं? रूल लर्निंग। ठीक है, नेक्स्ट है आपका संप्रत्यय अधिगम। तो संप्रत्यय अधिगम को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्सेप्ट लर्निंग। ठीक है, अब आता है आपका समस्या समाधान। तो जो समस्या समाधान है, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब यहाँ पर आपकी भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। जो इतने टफ से वर्ड लग रहे थे, अब आपको थोड़े से लाइट लग रहे होंगे, कि अब आप समझ पा रहे होंगे कि नियम अधिगम यानी कि रूल लर्निंग, संप्रत्यय अधिगम यानी कि कॉन्सेप्ट लर्निंग, समस्या समाधान यानी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब यहाँ पर आपको मैं गैगने का अधिगम सोपान अच्छे से समझाऊंगी। तो यहाँ पर मैं आप एक ब्लैंक पेज लूँगी। यहाँ पर आप समझ सकते हैं गैगने के अधिगम सोपान को। आपके जो गैगने हैं, इन्होंने सीखने को 8 वर्गों में वर्गीकृत किया। ये जो वर्ग हैं, इन वर्गों को इन्होंने एक हायरार्की दी। तो वो हायरार्की मैं आपको समझाती हूँ। कुछ इस तरीके से इन्होंने हायरार्की दी थी, ये इस तरीके से। ठीक, इसको इन्होंने 8 वर्गों में विभक्त किया। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, तो ये है आपका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां और 8वां। ठीक, यहाँ पर आप लोग अच्छे से समझ पा रहे होंगे। तो जो इन्होंने पहला जो क्रम दिया था, मतलब इन्होंने जो सीखने के जो 8 वर्ग विभक्त किए हैं, उनमें इन्होंने पहला जो नंबर दिया था वो संकेत अधिगम को दिया था। किसको? संकेत अधिगम को। ठीक, इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से समझिएगा। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा जो नंबर था वो था उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम। कौन सा? उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम। ठीक है, तीसरा जो इन्होंने दिया था वो दिया था श्रृंखला अधिगम। श्रृंखला अधिगम। चौथा जो इन्होंने दिया था वो दिया था इन्होंने शाब्दिक अधिगम। पांचवा जो इन्होंने दिया था वो दिया था बहु विभेद अधिगम। क्या दिया था? बहु विभेद अधिगम। यहाँ मैं अधिगम को आ करके लिख देती हूँ, तो आप समझ जाना ये अधिगम है। अब इस सीक्वेंस को याद करना थोड़ा सा टफ है, लेकिन जब आप बार बार पढ़ेंगे तो आपको ये सीक्वेंस
आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, इन्होंने जो छठवां सीक्वेंस दिया था वो दिया था संप्रत्यय अधिगम को। किसको? संप्रत्यय अधिगम को। संप्रत्यय अधिगम यानी कि किसको? कॉन्सेप्ट लर्निंग को। ठीक है, संप्रत्यय अधिगम। सातवां जो इन्होंने दिया था टर्म वो दिया था इन्होंने नियम अधिगम यानी कि रूल लर्निंग, नियम अधिगम। और आठवां जो दिया था यानी कि लास्ट जो इन्होंने दिया था वो दिया था समस्या समाधान अधिगम यानी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग अधिगम। ठीक है, समस्या समाधान अधिगम। ठीक, तो ये जो है गैगने ने सीखने को 8 वर्गों में कुछ इस तरीके से विभक्त किया था। ये सीक्वेंस आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि आपका गैगने से इस बार भी क्वेश्चन तय है, तो आप लोग इसको जरूर याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर आप लोग इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। तो अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर कि क्वेश्चन में आपका कौन सा आंसर सही होगा। तो आप जैसे कि देख सकते हैं कि गैगने के अधिगम का जो सही क्रम होगा वो कौन सा होगा। यहाँ पर आपको जो है संप्रत्यय अधिगम, नियम अधिगम और समस्या समाधान में छांटना है कि कौन सा आपका सही होगा। क्योंकि आपके जो नीचे के जितने भी सीक्वेंस हैं 3 तो यहाँ पर आपको दिए गए हैं, बाकी के बचे हुए जो 5 हैं वो यहाँ पर आपके नहीं दिए गए हैं। तो आपको इन 3 में बताना है। इन 3 में सबसे पहले आपका संप्रत्यय अधिगम आता है। मैं अभी आपको बता के आई हूँ कि आपका कौन सा आता है, संप्रत्यय अधिगम यहाँ पर आता है यानी कि कॉन्सेप्ट लर्निंग यहाँ पर आपकी आती है। देन आपकी कौन सी लर्निंग आती है? कॉन्सेप्ट लर्निंग के बाद आपकी रूल लर्निंग आती है। रूल लर्निंग के बाद आपकी आती है प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है, तो यहाँ पर आपका थर्ड ऑप्शन एकदम करेक्ट होगा, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है आपसे कि सृजनात्मक समस्या समाधान की वह अवस्था जिसमें व्यक्ति समस्या पर ध्यान नहीं देता। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपकी परीक्षा में क्रिएटिविटी से क्वेश्चन आए हुए हैं। आपके दोनों बार परीक्षाओं में क्रिएटिविटी से भर भर के क्वेश्चन आए हैं, तो क्रिएटिविटी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको बताना है कि सृजनात्मक समस्या समाधान यानी कि आप जो प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है इसमें आप जो है किस अवस्था में जो है समस्या पर आप ध्यान नहीं देते। ऑप्शंस हैं आपके अनुवादन, प्रदीप्ति, उद्भवन, आयोजन। यहाँ पर टफ वर्ड लग रहे होंगे, यहाँ पर मैं आपको इंग्लिश बता देती हूँ। अनुवादन का मतलब है आपका ट्रांसलेशन। क्या है? ट्रांसलेशन। प्रदीप्ति का मतलब क्या होता है? तो प्रदीप्ति का मतलब होता है इल्यूमिनेशन। इल्यूमिनेशन। ठीक है, उद्भवन का मतलब होता है आपका इंक्यूबेशन। आप लोगों ने इंक्यूबेशन पीरियड नाम सुना होगा जी, आप सही समझ रहे हैं, वही है। ठीक है, इंक्यूबेशन। उसके बाद होता है आपका आयोजन। आयोजन का मतलब होता है प्रिपरेशन। ठीक, तो ये आप याद रखिएगा इंग्लिश में ताकि आपको समझने में प्रॉब्लम ना हो। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन था कि सृजनात्मक जो समस्या समाधान है कि किस अवस्था में व्यक्ति समस्या पर ध्यान नहीं देता, तो वो अवस्था है आपकी इंक्यूबेशन। जो इंक्यूबेशन वाला जो अवस्था है, इंक्यूबेशन अवस्था में जो व्यक्ति है वो चेतन रूप से चिंतन जो है बिल्कुल छोड़ देता है। ठीक, वो क्या करता है कि अचेतन रूप से समस्या के बारे में सोचता है। आप लोगों ने चेतन और अचेतन का नाम सुना होगा। चेतन का मतलब है आपका कॉन्शियस, अचेतन का मतलब है सबकॉन्शियस। ठीक है, तो इंक्यूबेशन एक ऐसा जो है ऐसी अवस्था होती है जिस अवस्था में जो आपका व्यक्ति है वो किसी समस्या के बारे में सोचना बिल्कुल से बंद कर देता है, यानी कि चेतन रूप से सोचना बंद कर देता है। ठीक है, चेतन रूप से सोचना बंद। ठीक, क्या करता है इस अवस्था में व्यक्ति अचेतन रूप से समस्या के बारे में सोचता है। ठीक, ये जो आपका इंक्यूबेशन पीरियड होता है, इंक्यूबेशन पीरियड में व्यक्ति के अंदर ना तो कोई नई सूचना यानी कि जो न्यू इन्फॉर्मेशन होती है, नई सूचना, साथ ही साथ नया ज्ञान यानी कि नई नॉलेज तथा अनुभव। ये जितनी भी चीज़ें मैंने बताई हैं इंक्यूबेशन पीरियड के टाइम, नई सूचना, नया ज्ञान और अनुभव, व्यक्ति की जो मेमोरी है उसमें भंडार नहीं होता, मतलब उसमें इन सब चीज़ों का जमाव नहीं होता है। ठीक है, तो ये हुआ आपका इंक्यूबेशन पीरियड जो आपने अच्छे से समझा होगा। तो यहाँ पर आप लोग
समझ सकते हैं कि आपका जो समस्या समाधान थी, समस्या समाधान की अवस्था जिसमें व्यक्ति समस्या पर ध्यान नहीं देता, वो उद्भवन कहलाती है। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है आपसे, अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन, कि अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक का नाम क्या है? फ्राइड, क्लार्क एल हल, मैकडूगल या मॉर्गन? आइए जानते हैं इस बारे में। अभिप्रेरणा का मतलब होता है मोटिवेशन। आप लोगों ने मोटिवेशन थ्योरी पढ़ी होगी, तो ये वही है। ठीक है, तो आप लोगों को मोटिवेशन से रिलेटेड बेसिकली 3 सिद्धांत याद रखने हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर परीक्षाओं में रिपीट होते रहते हैं। आइए मैं आपको इसमें समझाती हूँ। पहला होता है आपका अभिप्रेरणा का मूल प्रवृत्ति सिद्धांत। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा को मैं इस तरीके से लिख दे रही, या पूरा ही लिख दे रही। ठीक है, अभिप्रेरणा का मूल प्रवृत्ति सिद्धांत। अभिप्रेरणा का जो मूल प्रवृत्ति सिद्धांत है, ये किसने दिया था? तो ये आपका मैकडूगल ने दिया था। ठीक है, मैकडूगल। ये तो आपने पहला पढ़ा। दूसरा आपको कौन सा याद रखना है अभिप्रेरणा से रिलेटेड सिद्धांत? तो दूसरा आपको पढ़ना है अभिप्रेरणा के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। कौन सा? अभिप्रेरणा का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभिप्रेरणा का मनोविश्लेषणात्मक ये किसने दिया था? तो ये जो सिद्धांत है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, ये आपका सिगमंड फ्राइड ने दिया था। किसने दिया था? सिगमंड फ्राइड। ठीक है, तीसरा आपको याद रखना है अभिप्रेरणा का प्रणोद न्यूनता सिद्धांत, जो कि आपका क्लार्क एल हल ने दिया था। ठीक है, अभिप्रेरणा का प्रणोद न्यूनता सिद्धांत, ये किसने दिया था? ये आपके हल साहब ने दिया था। हल का पूरा नाम क्या है? क्लार्क एल हल। ठीक है, तो यहाँ पर आपको अभिप्रेरणा से रिलेटेड 3 सिद्धांत याद रखना है, अक्सर आपकी परीक्षाओं में बनते रहते हैं। अब आपके एक और मनोवैज्ञानिक का नाम यहाँ पर दिया हुआ है, जो दिया है आपका मॉर्गन। ठीक है, ये जो मॉर्गन साहब थे, इन्होंने TAT, जो आपका TAT परीक्षण है, ये इसे हम लोग कहते हैं थीमेटिक एपर्सेप्शन टेस्ट। इसको हिंदी में कहते हैं प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण। क्या कहते हैं? प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण। ठीक है, तो थीमेटिक एपर्सेप्शन जो आपका परीक्षण है, ये आपका बेसिकली मॉर्गन साहब ने दिया था। किसने दिया था? मॉर्गन साहब ने दिया था। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है आपसे, शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस वर्ष प्रभावी हुआ? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2005, 2010, 2001 या 2009? तो आइए जानते हैं RTE राइट टू एजुकेशन एक्ट के बारे में, कि क्या है ये एक्ट, क्या क्या इसके अंतर्गत प्रावधान थे, कितनी इसमें धाराएं हैं, कितने अध्याय हैं और कितनी अनुसूचियां हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में पूछा गया है। आइए जानते हैं। आप सभी को पता है, कोई भी एक्ट जब पारित किया जाता है, उससे पहले वो क्या होता है? एक्ट से पहले उसको हम लोग कहते हैं विधेयक। वो विधेयक सबसे पहले लोकसभा में पारित किया जाता है, उसके बाद राज्यसभा में पारित किया जाता है, उसके बाद फिर राष्ट्रपति जी के लिए भेजा जाता है। जब राष्ट्रपति जी उस पर सहमति दे देते हैं, तब जाकर वो आपका एक्ट बनता है। ठीक है, तो ये आपने जाना कि आपका कोई भी विधेयक एक्ट कब बनता है? जब राष्ट्रपति जी उसको मंजूरी दे देते हैं, तब जाके वो एक्ट बनता है। ठीक है, तो कई बार आपका एग्जाम में पूछा जाता है कि आपका जो RTE है, यानी कि राइट टू एजुकेशन एक्ट, ये राष्ट्रपति जी द्वारा कब इसको कंसेंट दी गई, यानी कि कब इस पर सहमति व्यक्त की गई। तो राष्ट्रपति जी ने जब जो अनुमति दी थी, वो कब दी थी, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये दी थी इन्होंने 26 अगस्त 2009 को दी थी। लागू कब हुआ था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपका शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो है, वो आपका लागू हुआ था 1 अप्रैल 2010 को। 1 अप्रैल 2010 को।
आपका जो RTE है इसके शीर्षक में निःशुल्क एवं अनिवार्य जो शब्द है ये सम्मिलित किया गया है। कौन सा? निःशुल्क एवं अनिवार्य शब्द। एवं अनिवार्य, ये निःशुल्क लिखा हुआ है, ठीक है, अनिवार्य शब्द। ठीक, तो आपके RTE में निःशुल्क एवं अनिवार्य शब्द का प्रयोग भी किया गया है। एंड आप सभी को पता है निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार हमें अनुच्छेद 21(1) के तहत यानी कि 21A के तहत दिया गया है। याद रखिएगा, आता है एग्जाम में। अब बात आती है कि आपका जो RTE है इसमें कितनी धाराएं हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तो आपके RTE में 38 धाराएं हैं। कितनी धाराएं? 38 धाराएं हैं, ठीक है। आपके RTE में कितने अध्याय हैं? तो 7 अध्याय हैं, 7 अध्याय हैं। आपके RTE में कितनी अनुसूचियां हैं? तो मात्र एक अनुसूची आपके RTE में है। कितनी है? एक अनुसूची है, ठीक है। और चीजें अभी मैं बताती हूँ, इसको मैं हटा देती हूँ अभी। अध्याय मैंने आपको कितने बताए हैं? अध्याय मैंने बताए हैं 7 अध्याय बताए हैं, ठीक। अब प्रश्न ये बनता है कि किस अध्याय में सबसे ज्यादा धाराएं हैं? तो अध्याय जो 4 है, जैसे अध्याय 1, अध्याय 2, अध्याय 3, अध्याय 4, इस तरीके से होंगे। तो आपके अध्याय जो 4 है इसमें आपकी सबसे ज़्यादा धाराएं हैं। ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा धाराएं, ठीक। आपके RTE में छात्र और शिक्षक के अनुपात के बारे में भी बात की गई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। छात्र एवं शिक्षक का अनुपात प्राथमिक विद्यालय में क्या होगा, उच्च प्राथमिक में क्या होगा, क्योंकि आप सभी लोग भावी शिक्षक बनने वाले हैं। आपको इन सब चीज़ों की बहुत ज़रूरत पड़ेगी, तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। आपकी 38 धाराओं में से आपकी जो धारा 25 है, धारा 25 में आपका स्पष्ट रूप से छात्र एवं शिक्षक के अनुपात के बारे में बात की गई। किसके बारे में? छात्र एवं शिक्षक अनुपात, ठीक। तो ये धारा आपकी इंपॉर्टेंट है। एक धारा और आपकी बहुत इंपॉर्टेंट बनती है, वो है आपका शारीरिक दंड के लिए मना किस धारा में किया गया है। तो आपको याद रखना है कि शारीरिक दंड जो स्कूल में पहले दिया जाता था, लेकिन अब शारीरिक दंड देना आपका अपराध में शामिल हुआ है। तो धारा 17 जो है आपकी, धारा 17 में शारीरिक दंड देना मना किया गया है, ठीक है। कौन सी धारा में? धारा 17 में शारीरिक दंड मना है। अब मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगी, मेरी हिंदी की राइटिंग थोड़ी सी गड़बड़ है, आप लोग मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी मैं बोलती तो हूँ ही, आप समझ जाते होंगे। अब यहाँ पर मैंने बताया कि धारा, कौन सी धारा आपकी जो है 25 में स्पष्ट रूप से छात्र एवं शिक्षक का अनुपात दिया गया है। तो प्राथमिक विद्यालय में छात्र एवं शिक्षक का अनुपात क्या होगा, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। प्राथमिक विद्यालय में छात्र शिक्षक अनुपात, छात्र शिक्षक अनुपात आपका क्या है? तो वो है आपका 30:1, ठीक है, याद रखिएगा। उच्च प्राथमिक में क्या है? तो उच्च प्राथमिक में छात्र एवं शिक्षक का अनुपात 35:1 है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये दोनों चीज़ें आप लोग याद रखिएगा। जितने पॉइंट मैंने RTE के बारे में बताए हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा आप लोग। तो अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर कि क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन था कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस वर्ष प्रभावी हुआ? तो 2010 में प्रभावी हुआ था, इसलिए ऑप्शन 2 एकदम करेक्ट होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है आपसे कि मूल्य वह है जो मानव इच्छाओं की पुष्टि करे, यह विचार किसने दिया? यहाँ पर पहले आप डबल इन्वर्टेड कॉमा लगा लीजिए, पुष्टि करे, ठीक। ये जो विचार है किसने दिया था? अरस्तु ने, अर्बन द्वारा, ह्यूम द्वारा या जेम्स द्वारा? आपको बता दें ये जो विचार था ये अर्बन महोदय का था। किसका था? अर्बन महोदय का था, ठीक है। यहाँ पर आपसे मूल्य के बारे में बात की गई है। मूल्य का मतलब होता है वैल्यू, ये आपका इंग्लिश वर्ड है वैल्यू, ठीक है। लेकिन आपका ये जो वैल्यू शब्द है ये आपका वैलिड से बना है। किससे बना है? वैलिड से बना है। ये आपका एक लैटिन भाषा का शब्द है, यानी कि
आपका वैल्यू शब्द लैटिन भाषा के वैलेर से बना है, याद रखिएगा। वैलेर का मतलब होता है यहाँ पर आपका जो है किसी वस्तु की कीमत, गुण या उपयोगिता से माना जाता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सामाजिक प्रेरक है? प्यास, प्रेम, भूख, आत्मगौरव। तो सामाजिक प्रेरक का मतलब होता है सोशल मोटिव। क्या होता है? सोशल मोटिव। आपको ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन 4 ऑप्शन में से ऐसा ऑप्शन छांटना है जो आपका सोशल मोटिव हो। तो यहाँ पर आप लोग जान ही गए होंगे कौन सा सोशल मोटिव है। आपको बता दूं कि जो मोटिव हैं आपके बेसिकली आपको 2 तरीके के देखने को मिलेंगे। एक तो होते हैं आपके सामाजिक और एक होते हैं आपके जन्मजात। आप लोगों ने जन्मजात प्रेरक के बारे में पढ़ा होगा, तो ये वही है, ठीक है, सामाजिक प्रेरक एंड जन्मजात प्रेरक। जन्मजात प्रेरक ऐसे प्रेरक जो हमारे जन्म होता है तब से ही हमारे अंदर होते हैं, इनके लिए हम वातावरण में इनको डेवलप नहीं करते हैं, ये हमारे जन्म से ही हमारे साथ जन्म लेते हैं, ठीक है। जन्मजात प्रेरक में आपका आता है भूख आता है। भूख जब आपको लगती है तो आपको अलग से एफर्ट नहीं डालना पड़ता है, भूख आपको जो है नेचुरली लगती है। दूसरा होता है आपका प्यास, ठीक है। तो प्यास और भूख ये दोनों ही आपके जो हैं जन्मजात प्रेरक में काउंट किए जाते हैं। अब बात आती है सामाजिक प्रेरक। तो सामाजिक जो प्रेरक हैं, सामाजिक प्रेरक में बेसिकली आती है आपकी प्रतिष्ठा। प्रतिष्ठा आपका एक सामाजिक प्रेरक होता है। दूसरा होता है आपका संग्रह, संग्रह भी आपका एक सामाजिक प्रेरक है। एंड तीसरा होता है आपका सुरक्षा, ठीक है, यानी कि सिक्योरिटी आपका सामाजिक प्रेरक है। और आत्मगौरव ये आपके सामाजिक प्रेरक की कैटेगरी में आते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। गौरव, ठीक, ये गौरव लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आप लोगों को सामाजिक प्रेरक और जन्मजात प्रेरक के बारे में याद रखना है। जन्मजात प्रेरक तो अक्सर आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, भूख और प्यास दोनों ही आपके जन्मजात प्रेरक में काउंट किए जाते हैं। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि आत्मगौरव एक हमारा सामाजिक प्रेरक है, यानी कि सोशल मोटिव है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है आपसे कि अलग ढंग से कार्य करने तथा नए तरीकों का इस्तेमाल करने की योग्यता कहलाती है जागरूकता यानी कि अवेयरनेस, नवीनता यानी कि आपका न्यूनेस, व्यक्तित्व विकास यानी कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, एंड आपका सृजनात्मकता यानी कि क्रिएटिविटी। यहाँ पर आप लोग आंसर समझ गए होंगे कि किसी भी वर्क को अलग ढंग से या नए तरीके से नए नए इन्वेंशन करके इस्तेमाल करना, हम उसको क्या कहते हैं? क्रिएटिविटी कहते हैं। क्रिएटिविटी का मतलब है जिसमें हम नए तौर तरीकों का इस्तेमाल करें, ठीक है, वो होती है हमारी क्रिएटिविटी। अब जब आप मनोविज्ञान पढ़ते हैं तो मनोविज्ञान के स्तर पर आपकी जो क्रिएटिविटी होती है उसके बारे में आपको कुछ नई चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं। तो आइए जानते हैं उन्हीं सब चीज़ों के बारे में। आपकी जो सृजनात्मकता है यानी कि क्रिएटिविटी, इसके अन्य नाम क्या है? सृजनात्मकता। सृजनात्मकता को बोला जाता है उत्पादकता, ठीक है, एग्जाम में पूछा जाता है। और क्या बोला जाता है? मौलिकता भी बोला जाता है। इतनी चीज़ें आपकी सृजनात्मकता को बोले जाते हैं। अब बात आती है कि क्रिएटिविटी का विकास किस अवस्था में होता है, किस आयु में क्रिएटिविटी का विकास होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये जानना कि किस अवस्था में क्रिएटिविटी हमारे अंदर डेवलप होती है। तो आपके विकास की 3 अवस्थाएं बेसिकली मानी गई हैं। एक तो है आपका शैशवावस्था, दूसरा है आपका बाल्यावस्था, तीसरा है आपका किशोरावस्था। शैशवावस्था मैं यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में लिख देती हूँ। शैशवावस्था यानी कि आपकी 0 से 6 वर्ष, ठीक है। बाल्यावस्था यानी कि आपका 6 से 12 वर्ष मानी जाती है। एंड आपकी किशोरावस्था जो है वो आपकी कब से कब तक मानी जाती है? किशोरावस्था आपकी मानी जाती है 12 से 18 वर्ष। इसके बाद आपकी प्रौढ़ावस्था शामिल होती है। तो आपकी जो क्रिएटिविटी है, क्रिएटिविटी का विकास बेसिकली बाल्यावस्था में शुरू होता है। कब होता है? बाल्यावस्था में आपकी क्रिएटिविटी का विकास होना शुरू होता है। ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा, एग्जाम में आने योग्य चीज़ है, ठीक है। अब बात आती है कि आपकी क्रिएटिविटी के बारे में कुछ मनोवैज्ञानिकों ने कुछ आपकी डेफिनेशन दी हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा। इसमें क्रो एंड क्रो की जो डेफिनेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रो एवं क्रो, क्रो एवं क्रो ने क्रिएटिविटी के बारे में क्या कहा? इन्होंने कहा है सृजनात्मकता मौलिक परिणामों की मानसिक अभिव्यक्ति है। सृजनात्मकता मौलिक परिणामों की
मानसिक अभिव्यक्ति है? ठीक है, तो ये क्रो एंड क्रो की डेफिनेशन हुई। एक डेफिनेशन और आपको याद रखना है ड्रेवहल की। ड्रेवहल की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। तो ड्रेवहल ने क्या कहा है, आइए जानते हैं। ड्रेवहल, इन्होंने क्रिएटिविटी के बारे में कहा है कि सृजनात्मकता वह मानवीय योग्यता है जिसके द्वारा वह किसी नवीन रचना या विचारों को प्रस्तुत करता है। यानी कि नवीन विचार और नवीन रचना को प्रस्तुत करना ही इन्होंने क्रिएटिविटी बताया है। ठीक है, सृजनात्मकता वह मानवीय योग्यता है जिसके द्वारा वह किसी नवीन रचना या विचारों को प्रस्तुत करता है। ठीक है, तो ये जो है ड्रेवहल ने डेफिनेशन दी है जो कि आपको याद रखना है क्रिएटिविटी के बारे में, बिकॉज आपकी क्रिएटिविटी से अक्सर आपकी परीक्षाओं में प्रश्न बनते रहते हैं। ठीक, तो इतनी चीज़ें आप लोग क्रिएटिविटी के बारे में याद रखिएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है आपसे, वैसे मैंने पिछले वाले का आंसर आपको टिक करके नहीं बताया है, लेकिन मैं आपको ये तो बता चुकी हूँ कि अलग ढंग से कार्य करना और नए तरीकों का इस्तेमाल करना क्रिएटिविटी कहलाती है। ठीक है, तो आप लोग समझ सकते हैं, इतने तो समझदार आप लोग हैं ही। क्वेश्चन है आपसे कि प्राथमिक विद्यालयों में मिड डे मील कार्यक्रम प्रारंभ करने का मुख्य कारण है अध्यापकों का विकास करना, नामांकन संख्या बढ़ाना, रोजगार वृद्धि करना, समाज विस्तार करना। क्या आपको लगता है कि मिड डे मील अध्यापकों के विकास के लिए किया गया है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि मिड डे मील जो है टीचर्स लोग तो इन्जॉय ही नहीं करते, वो थोड़ा बहुत टेस्ट कर लेते हो तो पता नहीं, लेकिन अध्यापकों के विकास के लिए तो मिड डे मील बिल्कुल भी नहीं है। क्या मिड डे मील से कोई रोजगार सृजन हो रहा है या फिर रोजगार में वृद्धि हो रही है? बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या समाज विस्तार हो रहा है? नहीं हो रहा है। नामांकन संख्या बढ़ाना, आप सभी को पता है कि आपके जो प्राइमरी स्कूल होते हैं और आपके अपर प्राइमरी स्कूल होते हैं, इनमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो रही थी बीच में कि आपके ड्रॉप आउट की रेट जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। ड्रॉप आउट का मतलब है कि विद्यालय छोड़ने वाले बच्चों की संख्या बढ़ती जा रही थी, ड्रॉप आउट रेट बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रही थी। इस वजह से आपके मिड डे मील कार्यक्रम लाया गया था। तो मिड डे मील कार्यक्रम आपको याद रखना है कि एमडीएम आपका कब लाया गया था। आइए जानते हैं इस बारे में। आपका जो एमडीएम है ये बेसिकली आपका लाया गया था 15 अगस्त, यानी कि आपका ये कब लागू हुआ था, याद रखिएगा 15 अगस्त को 1955 में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। अब आपके जो एमडीएम है, एमडीएम के उद्देश्य आपको याद रखना है कि एमडीएम लागू करने के उद्देश्य क्या थे। तो आइए जानते हैं उद्देश्य के बारे में। उद्देश्य, पहला जो उद्देश्य था वो था विद्यालय में नामांकन बढ़ाना। ठीक है, नामांकन बढ़ाना, तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ नामांकन बढ़ाना। पहला उद्देश्य आप लोग जान गए। दूसरा जो उद्देश्य था वो था बच्चों के पोषण स्तर में सुधार करना, बिकॉज आप सभी को पता है कि इंडिया में आपकी न्यूट्रिशन डिफिशियंसी बहुत ज़्यादा आपकी डाउन होती जा रही है, क्योंकि न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी जो है बच्चों में बहुत ज़्यादा देखी जाती है। ठीक है, तो आप जो पोषण का स्तर है वो बच्चों में डाउन होता जा रहा है, इसीलिए विद्यालयों में बेसिकली एमडीएम कार्यक्रम यानी कि मिड डे मील योजना आपकी शुरू की गई थी। तो बच्चों में पोषण स्तर में सुधार करना इसका एक उद्देश्य था। ठीक है, ये दूसरा उद्देश्य रहा। तीसरा जो उद्देश्य था वो था ग्रीष्मकाल के दौरान जो अकाल पीड़ित क्षेत्र हैं उनमें प्रारंभिक स्तर के बच्चे जो हैं उनको पोषण संबंधी सहायता प्रदान करना। यानी कि जो आपकी ग्रीष्म ऋतु होती है, ग्रीष्म ऋतु में बेसिकली अकाल पीड़ित जो क्षेत्र होते हैं, कई ऐसे पर्टिकुलर रीजन होते हैं जहाँ पर अकाल पड़ जाता है ग्रीष्म काल के दौरान। तो ग्रीष्म काल के दौरान जो अकाल पीड़ित क्षेत्र हैं
उन क्षेत्रों में जो प्रारंभिक स्तर के जो बच्चे हैं उनको पोषण संबंधी सहायता करना, यानी कि आपका पोषण संबंधी जो आपकी सहायता है ये करना। ठीक, तो ये जो है आपके बेसिकली एमडीएम के उद्देश्य थे जिनको आप लोगों को याद रखना है। तो यहाँ पर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है आपका, उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि उद्दीपन अनुक्रिया जो सिद्धांत है इसका प्रतिपादन किसने किया था? पावलोव। स्किनर, ये स्कैनर नहीं है, ये आपका स्कैनर प्रिंटर माउस नहीं है, ये स्किनर साहब हैं, ठीक है, जिनका आपकी चाइल्ड साइकोलॉजी में बहुत बड़ा योगदान रहा है, तो आप लोग याद रखिएगा स्किनर हैं ये, ठीक है। अगला ऑप्शन है आपका थॉर्नडाइक एंड अगला ऑप्शन है आपका कोहलर। तो आपको बताना है कि उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो उद्दीपन अनुक्रिया जो सिद्धांत है इसका प्रतिपादन बेसिकली आपके थॉर्नडाइक साहब ने किया था, लेकिन यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें और याद रखना है। जो पावलोव साहब हैं आपके, पावलोव ने कौन से सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो जो पावलोव हैं इन्होंने बेसिकली क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत, जिसे आप क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी कहते हैं, इन्होंने इसी को प्रतिपादित किया था, क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत। ठीक है। स्किनर ने कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया था? तो बीएफ स्किनर ने क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत दिया था, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। ठीक है, मैं सिद्धांत किस तरीके से लिख दे रही है आप समझ जाइएगा। वहीं थॉर्नडाइक ने उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत दिया था। कोहलर ने, आप सभी को पता है, इन्होंने अंतर्दृष्टि के सिद्धांत दिए थे। कौन सा दिया था? अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। ठीक है, अब जानते हैं उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत को अन्य किस नाम से जाना जाता है। साथ ही साथ थॉर्नडाइक ने जो सीखने के नियम दिए हैं वो कितने हैं, और आपके प्राथमिक नियम कौन से हैं यानी कि मुख्य नियम कौन से हैं, और गौण नियम यानी कि द्वितीयक नियम कौन कौन से दिए हैं, बिकॉज आपकी परीक्षाओं में अक्सर प्रश्न बनता है। ठीक है, तो आपके जो थॉर्नडाइक साहब थे इन्होंने बेसिकली कौन सा सिद्धांत दिया? उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत दिया था। और ये जो उद्दीपक अनुक्रिया जो सिद्धांत है आपका, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसको हम लोग सहसंबंध का सिद्धांत भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सहसंबंध का सिद्धांत। ठीक है, और क्या कहते हैं इसे? हम लोग इसे कहते हैं संबंधवाद का सिद्धांत। क्या कहते हैं? संबंधवाद का सिद्धांत। ठीक है, और क्या कहते हैं इसे? और इसे कहते हैं हम लोग एसआर बंध सिद्धांत। ठीक है, आप लोगों ने एक एसओआर थ्योरी पढ़ी होगी, लेकिन ये एसआर बंध सिद्धांत है। ठीक है, और क्या कहते हैं इसे हम कहते हैं सहचर्यवाद का सिद्धांत। तो इतनी चीज़ें आप लोगों को याद रखना है। कई बार एग्जाम में आपसे उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत ना पूछ के कुछ इस तरीके से नाम दिए जाते हैं, तो याद रखिएगा कि आपके उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत को संबंधवाद का सिद्धांत कहते हैं, सहसंबंध का सिद्धांत कहते हैं, संबंधवाद का सिद्धांत कहते हैं, एसआर बंध सिद्धांत कहते हैं, और सहचर्यवाद का सिद्धांत कहते हैं। अब बात आती है थॉर्नडाइक साहब ने सीखने के कितने नियम दिए थे। तो इन्होंने सीखने के बेसिकली 2 तरीके से नियम दिए थे। कौन कौन से दिए थे आइए जानते हैं सीखने के नियम। पहले जो इन्होंने नियम दिए थे जिनको नाम दिया गया आपका मुख्य नियम, या जिन्हें कहते हैं आप लोग प्राथमिक नियम। ठीक है, दूसरे जो इन्होंने नियम दिए थे वो दिए थे इन्होंने गौण नियम, या जिन्हें आप कहते हैं द्वितीयक नियम। ठीक है, इन्होंने मुख्य नियम जो दिए थे उनकी संख्या कितनी है? उनकी संख्या 3 है। जो गौण नियम दिए थे उनकी संख्या 5 है। ठीक है, आपको याद रखना है कि इनकी संख्या 3 है और इनकी संख्या 5 है। कौन कौन से 3 नियम हैं? पहला है आपका तत्परता का सिद्धांत। क्या दिया था? पहला इन्होंने दिया था तत्परता का सिद्धांत। दूसरा इन्होंने दिया था अभ्यास का सिद्धांत। क्या दिया था? अभ्यास का सिद्धांत। तीसरा दिया था इन्होंने
प्रभाव का सिद्धांत, ठीक है, प्रभाव का नियम है, प्रभाव का सिद्धांत इन्होंने दिया था। गौड़ नियम में इनके कौन कौन से नियम शामिल हैं? तो गौड़ नियम में इनका जो पहला नियम है वो है इनका मानसिक स्थिति का नियम। कौन सा है? मानसिक स्थिति का नियम या सिद्धांत, मैं इस तरीके से लिख देती हूँ, आप लोग समझ जाइएगा। दूसरा जो था वो था आंशिक क्रिया सिद्धांत। कौन सा था? आंशिक क्रिया सिद्धांत, ठीक है। तीसरा जो था वो था सादृश्य अनुक्रिया सिद्धांत। सादृश्य अनुक्रिया सिद्धांत। अभी मैं आपको बताऊंगी कि इन नियम से किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। पहले आप लोग नियम देख लीजिए। चौथा जो दिया था वो दिया था ना बहु अनुक्रिया सिद्धांत। बहु अनुक्रिया सिद्धांत, ठीक है। पांचवा जो नियम दिया था वो दिया था इन्होंने सहचर्यात्मक स्थानांतरण का सिद्धांत। इस इधर पे तो नहीं बनने वाला, मैं ऊपर लिख दे रही, आप लोग समझ जाइएगा। पांचवा जो दिया था वो दिया था इन्होंने सहचर्यात्मक स्थानांतरण का सिद्धांत, ठीक है। तो ये इन्होंने गौड़ नियम दिए थे। अब आपकी परीक्षाओं में इस तरीके से प्रश्न बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सा थॉर्नडाइक के द्वारा दिए गए गौड़ नियमों में से नहीं है? ऑप्शन है आपके मानसिक स्थिति का सिद्धांत, ऑप्शन बी है आपका सहचर्यात्मक स्थानांतरण का सिद्धांत, ऑप्शन सी है आपका तत्परता का सिद्धांत, ऑप्शन डी है आपका आंशिक क्रिया का सिद्धांत। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि तत्परता के सिद्धांत थॉर्नडाइक के द्वारा दिए गए मुख्य नियम में आता है, गौड़ नियम में नहीं आता है। तो क्वेश्चन इस तरीके से आपकी परीक्षाओं में अक्सर बनते रहते हैं, आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट थी। तो आज मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ। बाकी के क्वेश्चन जो हैं अभी तो बहुत सारे हैं, तो ऐसे आपको वीडियो में मिलते रहेंगे धीरे धीरे। आज मैं इतना ही रखती हूँ। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है, वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होता है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना ना भूलिएगा। एंड बने रहिए नैंशी क्लासेस पर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।